उस दिन की क्लास में हम लोगों ने स्त्री विमर्श, अवधारणाएं और मुक्ति आंदोलन, पाश्चात्य और भारतीय। तो लास्ट क्लास में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्लास हो रही थी, एक क्लास हुई है इसमें, तो उस पर हमारा जो विचार का मूल मुद्दा था उस दिन क्लास का, वह ये था कि किस प्रकार से स्त्री के जीवन की समस्याओं को, स्त्री के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को इस विमर्श के दायरे में रखा जाता है, उन पर विचार विमर्श किया जाता है, उन पर चिंतन किया जाता है और किसी भी समस्या के निदान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण पहलू है कि वो समस्या समझी जाए कि मूलतः समस्या है क्या और है कहां। जब हमको किसी समस्या की ठीक से जानकारी हो जाती है तो हम उस समस्या के निदान का जो भी प्रयास करते हैं वह प्रयास एकदम सटीक होता है। जब समस्या ही नहीं जानते, उसकी समझ ही नहीं है, तो उसका निदान भी ठीक से नहीं कर पाते। तो स्त्री विमर्श मूलतः स्त्रियों के जीवन की समस्याओं की समझ के लिए एक दृष्टि भी प्रदान करता है, एक दिशा भी प्रदान करता है कि इन दायरों में, इन संदर्भों में स्त्री के जीवन की समस्या को समझना है और उस समस्या को समझ करके किस प्रकार से उसका निदान निकालना है, हल निकालना है। अभी स्त्री समाज की एक बड़ी इकाई है जिसको हम मनुष्य इकाई के रूप में देखते हैं। उस मनुष्य इकाई के दो बड़े विभाजन हैं, एक स्त्री, दूसरा पुरुष, और एक तीसरा विभाजन भी उस दिन हमने चर्चा करते हुए बात की थी। तीसरा विभाजन है जो न स्त्री है न पुरुष है, उनके अधिकारों की, उनके जीवन की समस्याओं की, उनके किस प्रकार से जीवन को बेहतर बनाया जाए, वो भी आज विमर्श के केंद्र में है। ऐसे लोगों को हम आज की भाषा में, आज के विमर्श में, आज के चिंतन में, आज के समय में, आज के दायरे में किन्नर कहते हैं। सभी लोग जानते हैं, जिसको आंग्ल भाषा के शब्द में, अंग्रेजी के शब्द में थर्ड जेंडर कहते हैं, जो न मेल है न फीमेल है। ऐसे भी कुछ प्राणी इस समाज में, दुनिया में हैं। तो वो हमारे, जिस दिन हमने पाठ्यक्रम की चर्चा की थी उस दिन भी चर्चा की थी कि हमारे जीवन में, आज के संदर्भ में, समाज में और आज की 21वीं सदी की परिस्थितियों में मात्र 3 विमर्श नहीं है जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, विमर्श कई हैं और वो काफी महत्वपूर्ण विमर्श उभर के सामने आए हैं, जिनमें से किन्नर विमर्श भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। एक है विकलांग विमर्श, जिसको हम कह सकते हैं आज दिव्यांग विमर्श, वो भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। और एक है एलजीबीटी का विमर्श, वो भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो जो पाठ्यक्रम के हिस्से हैं, पाठ्यक्रम का भाग हैं, उनके संदर्भ में रख करके भी अगर हम देखें तो जो स्त्री समुदाय है, जो स्त्री विमर्श है, जो फीमेल डिस्कोर्स है, जो फेमिनिज्म है, वो फेमिनिज्म भी, वो स्त्रीवाद भी, वो नारीवाद भी, वो स्त्री विमर्श भी एक जैसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे वर्गीय भेद हैं, भारत के संदर्भ में जातीय विभाजन है। जो समस्याएं
उच्च वर्ग की स्त्रियों की हैं, भारतीय समाज में मध्यम वर्ग की स्त्रियों की हैं, वही समस्याएं हैं निम्न पिछड़ी हुई दलित स्त्रियों की समस्याएं नहीं है। कुछ हैं लेकिन सभी समस्याएं वही हैं ऐसा नहीं है। अगली एक और जो श्रेणी हम सामने देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है विकलांग स्त्रियां, चाहे वो सवर्ण वर्ग की हो, चाहे मध्यम वर्ग की हो, चाहे पिछड़े वर्ग की हो, चाहे दलित समुदाय की हो या आदिवासी समुदाय की हो। तो वही समस्याएं, वही कारण, वही परेशानियां एक विकलांग स्त्री की नहीं होती, उसकी समस्याएं और ज्यादा जटिल होती हैं, उसका जीवन और ज्यादा संघर्षशील होता है। तो हमें जब भी स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो स्त्री एक समुदाय होते हुए भी उसमें बहुत सारी श्रेणियां हमें स्त्रियों की दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारे मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। जिस समुदाय, जिस श्रेणी, जिस वर्ग की स्त्री है, उसकी स्थितियां, उसकी परिस्थितियां, उसके दुख, उसके दर्द, उसके संकट भिन्न होते हैं। जैसे जो खाए अगाए घर की स्त्री है, जो संपन्न वर्ग की स्त्री है, वही पीड़ा एक विपन्न मजदूर स्त्री की नहीं है। ये भी हमको स्त्री विमर्श, स्त्री चिंतन, स्त्री जीवन के संघर्ष को समझते हुए ध्यान में रखना होगा। एक बड़ी दार्शनिक हुई हैं स्त्री विमर्श को लेके, गर्दा लर्नर, उन्होंने स्त्रियों के जीवन पर एक बात कही है। वो कहती है कि स्त्रियों के अनवरत दमन शोषण का एक कारण स्त्री का इतिहास न होना, उसके अपने नायकों का नहीं होना, इत्यादि इत्यादि है। मतलब अगर पूरी मानव सभ्यता का इतिहास देखें, पूरी दुनिया का इतिहास देखें, तो उस दुनिया के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में स्त्रियों का अपना कोई अलग से इतिहास नहीं है। और जब उनका स्त्रियों का कोई इतिहास नहीं है तो स्त्रियों के अपने कोई नायक नहीं है, महानायक नहीं है, और कोई नायक और महानायक नहीं है, इसलिए वो समाज को नेतृत्व देने वाली स्थिति में अपने को नहीं पाती है। तो एक बड़ा कारण शोषण का स्त्रियों की जीवन की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में जो शोषण है, और उस शोषण के बड़े कारण के रूप में जो गर्दा लर्नर हैं मानती हैं कि स्त्रियों का जो अनवरत शोषण होते आ रहा है, उस शोषण के पीछे उनके इतिहास को लिपिबद्ध नहीं किया गया, उसमें उनको वो भूमिका नहीं मिली जो भूमिका पुरुष को मिली हुई है। यह बात वो सामने रखती हैं। और अगर हम सच में ऐसा देखें तो आज की जो स्त्री है वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ती है, और ये संघर्ष हमें दुनिया के इतिहास में पहली बार आधुनिक काल में दिखता है। इससे पहले पूरी दुनिया के किसी भी भूभाग को आप देखें, उसके इतिहास को देखें, तो प्राचीन काल में और मध्यकाल में स्त्री अपने अधिकारों के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ते हुए नहीं दिखाई देती, संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई देती। तो पहली बार आधुनिक राष्ट्र राज्य जब से उदय हुए, जन्मे, चाहे वो यूरोप से ही जन्मे, और पूरी दुनिया के आधुनिक राष्ट्र जो आज हमको देखने को मिलते हैं, तो आधुनिक काल में आकर ही स्त्री अपने अधिकारों के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अस्मिता के लिए हमको संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ती है। इससे पहले
वो अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत नहीं थी, प्रयासरत नहीं थी, कोशिश नहीं करती थी। तो पूरी दुनिया के इतिहास में जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को मताधिकार तक भी नहीं था। आधुनिक काल में भी लंबे संघर्ष के बाद उनको वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और स्त्रियों को स्थानीय स्तर पर प्रांतीय और राष्ट्रीय सरकारों में कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे, मताधिकार भी नहीं था। ये स्थितियां थी कब तक? 1700 के आसपास हम देखते हैं कि उनको न तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता था, पढ़ने लिखने का कोई अवसर नहीं था, मौका नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, और न ही उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता था, मजदूरी मिलती थी। सन 1700 तक हम समझ सकते हैं कि जो स्त्रियों को जो अधिकार मिले हैं, जो समानता बराबरी की बात हो रही है, वो 1700 पहले तक एक स्वप्न था। इनको जो भी अधिकार, जो भी शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें प्रवेश का जो मौका मिला है, वो 1700 ईस्वी से पहले नहीं था। तो कुल मिला के देखें तो स्त्रियों के जीवन में जो रोशनी आई है, जो बदलाव आए हैं, जो उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं, वो लगभग 400 साल, 425 साल ही पुराने हैं। तो इन 400 सालों में, इन 425 सालों में स्त्री को जो अवसर मिले हैं, मौका मिला है, उसमें वो स्थितियां बनी हैं कि वो पुरुष से बेहतर करने की स्थिति में है, पुरुष से कंधा मिलाकर चलने की स्थिति में है। हर क्षेत्र में वो पुरुष को टक्कर देने की स्थिति में है, और किसी भी स्थिति में वो पुरुष से कमतर नहीं है। ये उसने साबित कर दिया है, हर क्षेत्र में लगभग साबित कर दिया है। और ये स्थिति जब बनी, और 1700 तक की स्थितियां ये थी कि विवाह के बंधन में ही उसका भविष्य सुरक्षित माना जाता था। आज भी भारत में लगभग बड़े स्त्री समाज का, ज्यादातर स्त्रियों का भविष्य सुरक्षित किसमें ही माना जाता है? विवाह में ही माना जाता है। आज भी कोई भारतीय समाज के संदर्भ में इस बात को रख के देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। पढ़ लिखने के बावजूद भी स्त्री का भविष्य सुरक्षित विवाह के बाद पति के हाथ में ही माना जाता है। तो ये हालत थे, ये स्थितियां थी। विवाहित स्त्री का अपने पति से अलग होने के लिए कोई कानूनी लीगल राइट नहीं था, कानूनी अधिकार नहीं था। कब तक? 1700 तक ये हाल थे। उसकी सारी संपत्ति पर पति का ही कानूनी अधिकार होता था। हम सोच सकते हैं कि स्त्री अपने नाम पर कोई संपत्ति नहीं रख सकती थी, नहीं रख पाती थी। उसके पास जो भी हम मानव अधिकार कहते हैं, जीवन के लिए, जो जीवन में व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अधिकार हैं, आवश्यक परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, जिनमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, वह परिवेश, वह स्थितियां, वे अधिकार स्त्रियों के पास पूरी दुनिया में लगभग 1700 ईस्वी तक नहीं थे। ये हालात, ये स्थितियां थी उस समय। इनको हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। शादी के समय स्त्री पिता के घर से जो दहेज लाती थी, आज भी दहेज ले जाती है। उसी दहेज के बदले में उसके पूरे जीवन की देखभाल का जिम्मा, देखभाल का पूरा दायित्व उसका पति लेता था। ये
माँ का बच्चों पर भी कोई कानूनी अधिकार नहीं था। आजकल देखते हैं कि अगर बच्चा छोटा है, 5 साल का है, तो पहला अधिकार उसकी माँ का होता है। ये नहीं था, पहले नहीं था। कानूनन अधिकार पहले माँ को नहीं था। जबकि बच्चों के पालन पोषण में स्त्री की भूमिका आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हम सभी लोग अपने बचपन में देख चुके हैं, अभी भी अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते ही हैं कि एक बच्चे के पालन पोषण में माँ की कितनी अहम भूमिका होती है। लगभग पूरा बचपन बच्चे का माँ के इर्द गिर्द ही घूमता है, वही उसकी देखभाल करती है। तो ये स्थितियां थी। स्त्री को तलाक का अधिकार नहीं था और स्त्री को सच में देखा जाए तो 2M दर्जे का नागरिक समझा जाता था, सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता था। लगभग भारतीय समाज के अधिकांश वर्ग और समुदाय में आज भी 2M दर्जे का ही नागरिक समझा जाता है। वो क्या परिस्थितियां थी, ऐसा क्यों हुआ, जब हम भारत के संदर्भ में उसकी चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, तब उसकी चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार की स्थितियां भारतीय समाज में निर्मित हुई। तो जो 2M दर्जे का समाज में उसका अस्तित्व था, या 2M दर्जे के नागरिक के रूप में उसकी भूमिका थी, उस भूमिका में स्त्री अपने व्यक्तित्व का कितना विकास कर सकती है, अपनी कितनी पहचान बना सकती है, हम आसानी से समझ सकते हैं कि इन स्थितियों में एक गुलामी जैसा जीवन, एक नरकीय जीवन, एक परजीवी जीवन ही होता है। अगर आज भी ऐसी स्थितियां हो तो स्वाभाविक रूप से स्त्री का जीवन पुरुष पर, पुरुष समाज पर ही निर्भर होकर रह जाता है। जैसा कि हम देखते हैं लंबे समय तक ऐसा होता रहा है। और ये जो 2M दर्जे की स्थिति थी या 2M दर्जे की भूमिका में थी, उसके पीछे तर्क ये गढ़ा जाता था, तर्क ये दिया जाता था कि जो स्त्री है वह पुरुष से कम शक्तिशाली है। ये तर्क था, क्योंकि वो उसमें शक्ति उतनी नहीं है जितनी कि पुरुष में होती है, जबकि ये यथार्थ नहीं है। आज की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे ये साबित होता है कि परिस्थिति कितनी भी जटिल और विकट हो, हर परिस्थिति का उसी तरह स्त्री सामना कर सकती है जिस तरह के पुरुष करता है। और कई कई संदर्भों में तो स्त्री ज्यादा बेहतर अच्छे से उन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। तो जो 2M दर्जे का नागरिक मानने के पीछे जो तर्क था कि स्त्री कम शक्तिशाली होती है, स्त्री भावनात्मक ज्यादा होती है, इमोशनल ज्यादा होती है, ये केवल कुतर्क मात्र था, जो धीरे धीरे आगे चल करके लोगों ने उसे तोड़ने का प्रयत्न किया और तोड़ा भी। सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में पुरुष लेखक ही स्त्री के सामाजिक दर्जे पर आपस में बातचीत, बहस करने लगे थे। अब स्त्रियां उनके जीवन के मुद्दों और विसंगतियों पर चर्चा में भाग नहीं ले रही थी, मात्र पुरुष ही उस पर चर्चा, बहस, वाद विवाद, संवाद करने लगे थे स्त्रियों के जीवन के ऊपर, कि उनका जो सामाजिक दर्जा है, सामाजिक हैसियत है, सामाजिक जिंदगी है, वो कैसी है, इस पर संवाद करने लगे थे। और आगे चल के स्त्रियों ने भी उसमें भाग लेना शुरू किया, जबकि अभी तक 16वीं शताब्दी तक इनको इस सार्वजनिक बातचीत में, सार्वजनिक बहस में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, मौका नहीं था, अवसर नहीं थे। धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विचार विमर्श में स्त्रियां भी भाग लेने लगी, सामने आने लगी, और स्त्रियों ने
जो पितृसत्तात्मकता है, पितृसत्ता है, उस पितृसत्ता के इस बात को खंडित करने का प्रयास किया कि स्त्रियों को पवित्र, शांत और आज्ञाकारी होना चाहिए। पितृसत्ता हमेशा मानती रही है कि स्त्रियों को पवित्र रखा जाए, स्त्रियों को शांत रहना चाहिए और स्त्रियों को पुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस बात का विरोध 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे होने लगा और लोग इस धारणा को, इस स्थिति को चुनौती देने लगे, चैलेंज करने लगे। आगे चलकर जो कोशिश की गई और उस कोशिश से ये लाभ हुआ कि यदि स्त्रियों को अनुकूल अवसर मिले, मौका मिले, तो वे पुरुष के समान समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकती। ये बात, ये विचार लगभग 1700 तक आने लगा था कि स्त्रियां भी पुरुष जैसा ही शक्ति रखती हैं, पुरुष जैसी ही क्षमताएं रखती हैं, पुरुष जैसा ही बेहतर कर सकती हैं और समाज को और ज्यादा सकारात्मक बनाया जा सकता है। ये चिंतन, ये सोच आने लगी थी और जो इस बात का खंडन करती है कि स्त्रियां कम शक्तिशाली होती हैं पुरुषों के बरक्स, तो इससे भी लोगों के अंदर स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के जीवन के प्रति एक बदलाव आया, सोच में, तर्क में बदलाव आया और लोगों ने इस बात को सिद्ध करने के लिए ये तर्क देना शुरू किया, ये बताना शुरू किया कि जो स्त्री है वो स्त्री ईश्वर की पुरुष से अधिक परिष्कृत और सर्वोत्तम कृति है। मतलब ईश्वर ने जो कुछ भी संसार में, दुनिया में बनाया है, उस सब कुछ में सर्वोत्तम, परफेक्ट अगर कुछ भी ईश्वर ने बनाया है तो वो स्त्री को बनाया। अगर ईश्वर ने ही स्त्री को इतना सर्वोत्तम बनाया है तो पुरुष उसको दोयम दर्जे का नागरिक कैसे मान सकता है, उसके साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकता है। ये भी तर्क उस समय दिया जाने लगा और हम देखते हैं कि 1642 और 60 के आसपास क्वेकरस तथा अन्य सुधारवादी विचारकों ने यह प्रसारित किया कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। ये दार्शनिक चिंतन आने लगा कि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। जो ईश्वर है उसके लिए चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी एक समान हैं। जब एक समान का भाव आ जाएगा तो भाव ये भी आएगा कि सबके जीवन के लिए अधिकार भी, परिस्थितियां भी एक जैसी होनी चाहिए। ये विचार 1642 से 1660 के बीच में क्वेकरस और अन्य सुधारवादी विचारक थे, उन्होंने दिया और इस विचार के कारण अब धार्मिक अनुष्ठानों में भी उनको भाग लेने का मौका मिलने लगा। स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग नहीं लिया जाने देता था। राजनीतिक रूप से अधिकार नहीं थे, सामाजिक उपस्थिति बिल्कुल एकदम नगण्य थी, आर्थिक अधिकार नहीं थे, धार्मिक अधिकार भी नहीं थे। जैसे ही ये बात लोगों ने स्वीकार की कि स्त्री और पुरुष ईश्वर के लिए समान हैं, ईश्वर की नजर में कोई अंतर नहीं है, तो उनको धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेने का मौका और अवसर दिया गया। और जो धर्म ग्रंथ थे ईसाइयों के, उन धर्म ग्रंथों में भी उनके लिए अपने जो नायक, जो अच्छी स्त्रियां हैं वो खोज ली गई, नायिकाएं खोज ली गई, रोल मॉडल खोज लिए गए और स्त्री को जो अभी पापी समझा जाता था, दुष्ट समझा जाता था, हेय समझा जाता था, उसके बरक्स इस मानसिकता का विरोध करते हुए स्त्रियों के जो रोल मॉडल
जो बाइबल में थे वो खोज के सामने लाए गए। उनमें ओल्ड टेस्टामेंट में एक साराह, रेबेका, और न्यू टेस्टामेंट में एलिजाबेथ, वर्जिन मैरी इत्यादि के उदाहरण दिए जाने लगे। मतलब जब समाज की दृष्टि और सोच बदलती है तो उसके लिए नायकत्व भी, नायिकाएं भी खोज ली जाती हैं। अभी तक स्त्री को पापी समझा जाता था, दुष्ट समझा जाता था, दो दर्जे का नागरिक समझा जाता था। जैसे ही सोच बदली तो उनके लिए बाइबल में, उसी बाइबल में नायक, नायिकाएं खोज ली गई, उनसे जोड़ा जाने लगा कि ऐसी स्त्रियां भी हैं, रही हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल रही हैं। इस प्रकार से उनकी जो दृष्टि थी स्त्रियों के प्रति समाज की, उसमें हम बदलाव देखते हुए आगे उनकी स्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था इसे समझ सकते हैं। अभी आगे चल के जो कैथोलिक मान्यता थी कि पत्नी को पति की आज्ञा पालन की भूमिका की जगह प्रोटेस्टेंट जो थे वो मानने लगे कि पति पत्नी में आपसी सहयोग और सौहार्द होना चाहिए। जो आप अगर क्रिश्चियनिटी को जानते हैं तो क्रिश्चियनिटी में मोटे मोटे दो विभाजन हैं। एक है कैथोलिक, जिनको कह सकते हैं फंडामेंटलिस्ट, एकदम उसको डिट्टो मानने वाले। एक है प्रोटेस्टेंट, जो है उदारवादी, लिबरल या बदलाव को समझने वाले और उसको जीवन में अनुसरण करने वाले। तो कैथोलिक मानते थे, कैथोलिकों का मानना है कि जो स्त्री है वो पति की आज्ञा का पालन करने वाली होनी ही चाहिए। तो ये जो सोच थी, ये जो मान्यता थी कैथोलिकों की, आगे जाके प्रोटेस्टेंट उसमें सुधार करते हैं कि पति पत्नी को आपस में सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे के संबंध हार्मोनियस होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, प्रेम पूर्ण होने चाहिए। एक दूसरे को नौकर और मालिक का भाव नहीं होना चाहिए, आज्ञाकारिणी होने का भाव नहीं होना चाहिए कि पति ने आदेश दिया और पत्नी ने उसका पालन किया। एक दूसरे के साथ प्रेम का, सद्भाव का, बराबरी का, अपनेपन का, सौहार्द का रिश्ता होना चाहिए। तो ये क्रिश्चियन जो थे, क्रिश्चियनिटी जो थी, उसकी सोच में धीरे धीरे इन सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो बदलाव आ रहा था। क्रिश्चियनिटी के समाज में हमको बदलाव दिखने लगा था। अभी जो प्रोटेस्टेंट थे वो इस बात को समझने लगे थे कि स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है, वो उसकी आज्ञा का ही पालन करे, ये जरूरी नहीं है। स्त्री पुरुष आपस में प्रेम पूर्वक, सद्भाव से, सौहार्द पूर्वक बराबरी का रिश्ता भी रख सकते हैं या होना चाहिए। ये बात सामने आने लगी थी और इससे उनको लगा इससे जो परिवार है, जो गृहस्थी है, वो भी, जीवन भी बेहतर होगा। आगे चल के 17वीं शताब्दी के अंत में जो हम देखते हैं कि जो स्त्रीवादी लेखिकाएं थी वो सार्वजनिक रूप से अपने बारे में आपसी सहयोग और सौहार्द की बातें करने लगी थी और स्त्रियों के जीवन के विभिन्न मुद्दों पर पुरुषों के साथ बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी थी। ये बदलाव हम पश्चिम के समाज में, पश्चिमी देशों में देखते हैं। लेकिन इस दौर में जो स्त्रीवादी लोग थे, स्त्रीवादी चिंतन था, स्त्रीवादी विचार विमर्श करने वाले महानुभाव थे, वो उसकी लड़ाई केवल सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखे हुए थे। अभी इसका दायरा बड़ा नहीं था, आगे नहीं बढ़ा था। राजनीति के क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है वो सबसे पहले 1792 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की पुस्तक में मिलता है। मैरी
वॉलस्टोनक्राफ्ट की पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। जो स्त्रियों के जो अधिकार हैं उनको कैसे अवरुद्ध किया गया है, कैसे रोका गया है, उसमें मिलता है। और वो कहती हैं कि शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों के नैतिक बौद्धिक चरित्र को ऊपर उठाना चाहिए। उस दिन भी हमने चर्चा की थी कि स्त्रियों के जीवन के परिवर्तन का सबसे बड़ा कोई टूल हो सकता है, कोई माध्यम हो सकता है, और न केवल स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन और बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है, अपितु मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कोई टूल परिवर्तन का है तो वो एकमात्र टूल है, एकमात्र उपकरण है, एकमात्र तरीका है कि उसको शिक्षित किया जाए। तो ये बात 1792 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भी कह रही हैं कि स्त्रियों के जीवन में शिक्षा के माध्यम से नैतिक और बौद्धिक चरित्र को ऊपर उठाना चाहिए। उससे शिक्षा से उठ सकता है और लड़कियों की स्वतंत्रता और गरिमा, इज्जत को वह महत्वपूर्ण मानती है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और उनका मानना है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर लड़कियां डॉक्टर और व्यापारी बनने के अतिरिक्त, बनने के साथ साथ राजनीति में भी प्रवेश कर सकती है। यहां से पॉलिटिकल राइट्स की बात सामने आती है। ऐसा नहीं है पढ़ लिख करके लड़कियां व्यापारी ही बन सकती हैं, अध्यापक ही बन सकती हैं, या डॉक्टर ही बन सकती हैं, या सीए ही हो सकती हैं, वो राजनीति में भी जा सकती हैं। ये बात उन्होंने अपने लेख में, अपनी पुस्तक में कही। उनके बाद मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बाद इन मुद्दों पर बात करने वाली दूसरी विचारक और लेखिका थी हैरियट टेलर और जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। इन्होंने भी इन अधिकारों की चर्चा अपने लेखों में की और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। सन 1869 में जेएस मिल ने अपनी पुस्तक ट्रीटीज और दी सब्जेक्शन ऑफ विमेन में स्त्री के ऐतिहासिक दमन के लिए कानून व्यवस्था को जिम्मेदार माना। वो मानते हैं कि स्त्रियों का जो ऐतिहासिक रूप से दमन हुआ है, उनको दबाया गया है, कुचला गया है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया है, इसके लिए हमारा लीगल सिस्टम जिम्मेदार है। इस लीगल सिस्टम ने स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा नहीं की है। तो ये बात वो सामने उभार के लाते हैं कि किस प्रकार से अगर लीगल सिस्टम ठीक होगा तो स्त्रियों का दमन करना, उनका शोषण करना, उनको दोयम दर्जे का नागरिक सिद्ध करना संभव नहीं होगा। ये बात वो कहते हैं। यह जो मिल इस संदर्भ में कहते हैं कि वैधानिक असंतुलन को स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अधिकारों का प्रावधान कर सुधारा जा सकता है। जो लीगल इम्बैलेंस है सोसाइटी में, उस लीगल इम्बैलेंस को, वैधानिक असंतुलन को कैसे सुधार सकते हैं? जो कानूनी फ्रेमवर्क है, कानून है, उनमें बदलाव करके इसको हम सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। मिल ने ये सब बातें, जेएस मिल ने ये सब बातें अविवाहित और अकेली स्त्रियों को ध्यान में रख के नहीं की। उनके ध्यान में जो अनमैरिड और जो सिंगल स्त्रियां रहती हैं उनको ध्यान में नहीं रखा। उनके ध्यान में मात्र विवाहित स्त्रियां थीं और अधिकतर उनका मानना था कि ज्यादातर स्त्रियां विवाह कर लेती हैं, इसलिए उनको ही ध्यान में रख करके उन्होंने अपने सुधारों की बात की और चर्चा की, और वही उनका उद्देश्य था
और जेएस मिल चाहते हैं कि विवाहित अंग्रेज स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास जेएस मिल के इस विचार के बाद धीरे धीरे सामने आने लगा था कि जो विवाहित स्त्रियां हैं उन विवाहित स्त्रियों को भी संपत्ति में अधिकार मिले। और आगे चल के हम देखते हैं कि 1882 तक 1882 तक 18-19 कानून पास हुए पश्चिम के समाज में, पश्चिमी देशों में, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कानून 1870 का था। इस कानून के अनुसार विवाहित स्त्री को, 1870 का जो कानून था, विवाहित स्त्री को स्वयं अर्जित की गई संपत्ति पर स्वामित्व तथा निजी संपत्ति का उत्तराधिकार था, उत्तरदायित्व था। मतलब अगर 1870 में ये कानून बन गया कि अगर स्त्री ने संपत्ति स्वयं अर्जित की है या उसकी संपत्ति निजी है तो उस पर उसका स्वामित्व रहेगा, उसे उस पर अधिकार दिया जाएगा। अभी भी उसको पति की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में, परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया। ये हालात हम पश्चिम के देशों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। अभी हम भारत की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब भारत की चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि भारत में क्या स्थितियां स्त्रियों के जीवन में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल में क्या स्थितियां थी, इनकी चर्चा हम जब भारत के संदर्भ में करेंगे तो करेंगे। तो ये हालत, ये स्थिति उस समय के पश्चिम के समाज में स्त्रियों की थी। इनके अलावा विवाहित स्त्रियों को अन्य किसी प्रकार की संपत्ति पर अधिकार 1870 तक नहीं था। 1870 तक उसके पास ये अधिकार थे कि वो अगर उसने खुद अर्जित की है संपत्ति, उसकी निजी संपत्ति है, तो उसका उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व या अधिकार उसके पास हो सकता है। अगर पिता की संपत्ति है, पति की संपत्ति है, परिवार की संपत्ति है, तो ये उसके अधिकार में, दायित्व में नहीं आती, उस पर कानूनी अधिकार उसके पास नहीं होता था। 1848 में हम देखते हैं कि अमेरिका में सेनेका फॉल्स में एक मीटिंग हुई और इसमें लगभग 300 लोगों ने मांग की, 300 लोग इकट्ठे हुए 1848 में अमेरिका के सेनेका फॉल्स में। और इन 300 लोगों में जो मीटिंग में भाग लेने वाली स्त्रियां थीं, वो भी लगभग 40 स्त्रियां शामिल थी। ये हम देखते हैं कि पब्लिक गैदरिंग के रूप में पहली बार स्त्रियों ने इस संख्या में, बड़ी संख्या में भाग लिया और इस मीटिंग में 1848 में मांग की गई कि जो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त किया जाए। ये बड़ा एक डिपार्चर पॉइंट था स्त्री विमर्श, स्त्री चिंतन, स्त्री जीवन की जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने में या उनको ठीक से समझने में कि जो जेंडर के आधार पर, जो लिंग के आधार पर स्त्रियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को समाप्त करने की बात 1848 में सेनेका फॉल्स की एक मीटिंग में की गई, जिसमें 300 लोगों ने भाग लिया और इन 300 लोगों में 40 स्त्रियां भी शामिल थी। एक बड़ा बदलाव देखने को समाज में आ रहा था। लोग समझ रहे थे कि स्त्रियों के साथ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक स्त्रियों की स्थिति और दशा में सुधार नहीं आ सकता है। हम आज भी देखते हैं कि किस प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में, देश में, दुनिया में देखने को मिलता है। इसमें स्त्री भी शामिल थी और काले लोग भी अपने अधिकारों के सवालों के लिए लड़ रहे थे। उनके मुद्दों को भी साथ साथ
उठाया गया था। और इसमें बड़ी भूमिका एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन और लुक्रेशिया मॉट की थी। ये दो बड़ी नारीवादी या कह सकती हैं स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली स्त्रियां थीं, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके चलते, इनकी प्रतिबद्धता के चलते या इनके संघर्ष के चलते अमेरिकी समाज में अमेरिकी स्त्री को संपत्ति का अधिकार, तलाक कानून में सुधार तथा वोट देने के अधिकार की मांग की गई। 3 मांग की गई। संपत्ति का अधिकार मांगा गया, तलाक कानून में सुधार की बात की गई और वोट देने के अधिकार की मांग की गई 1848 के आसपास, 1850 के आसपास। और हम देखते हैं कि 3 दशकों के बाद विवाह कानून, संपत्ति का अधिकार कानून, बच्चों के संरक्षण का अधिकार, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं प्राप्त करने में ये जो नारीवादी लोग थे, समूह और संगठन थे, वो सफल रहे। 30 साल में लगभग इनको कई कानूनों में बदलाव करवाने में सफलता मिली। लेकिन अभी भी अमेरिकी समाज में वोट देने का अधिकार स्त्रियों को 19वीं सदी के अंत तक नहीं मिला। 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी देशों में, पश्चिमी समाजों में वोट देने का अधिकार उसको नहीं मिल सका। 20वीं सदी के प्रथम चरण में ही अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिला या मिल पाया। हम देखते हैं कि लंबे संघर्ष, लंबे विचार विमर्श, लंबे चिंतन के बाद उनके जीवन में कई जो कानून प्रभाव डालते थे उनमें सुधार आया, उनमें बदलाव आया। उनको कानून में स्थान दिया, उनको संपत्ति में स्थान मिला, उनको तलाक के कानूनों में सुधार के माध्यम से अवसर दिया। लेकिन वोट डालने का जो अधिकार है वो ज्यादातर देशों में 20वीं सदी के प्रथम दशक में, प्रथम चरण में ही देखने को मिलता है, चाहे वो यूरोपियन देश हो या अमेरिका था। ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये बड़े लंबे संघर्ष के बाद हमको ये बदलाव, राजनीतिक बदलाव जो देखने को, वोट मताधिकार का जो बदलाव है वो देखने को मिलता है। इसके बाद एक बड़ा फेज आता है जिसको हम सेकंड फेज कह सकते हैं। वह था अमेरिका में जब समान रोजगार अवसर आयोग बना, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन बना। इसने लिंग आधारित भेदभाव को गंभीरता से नहीं लिया और ये बना था 1966 में। तो 1966 में बेटी फ्रीडन ने राष्ट्रीय महिला संगठन बनाया। जब अमेरिका में एक समान रोजगार अवसर आयोग बना और उस समान रोजगार अवसर आयोग ने जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को गंभीरता से नहीं लिया, तो 1966 में एक स्त्री विचारक, स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली स्त्री ने, जो बेटी फ्रीडन थी, उसने राष्ट्रीय महिला संगठन बनाया और इसने अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए तथा वियतनाम युद्ध के विरोध में जो संघर्ष हो रहे थे उसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया, जुड़े इसमें। और इन आंदोलनकारियों ने देखा कि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की जो मानसिकता होती है वहां भी हमको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये सामने आया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन केवल समाज में ही नहीं मिलता है। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, आंदोलन कर रहे होते हैं, आंदोलन के दौरान भी लोग जेंडर बायस्ड होते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लिंगीय भेदभाव करते हैं
और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो दायित्व हेय समझे जाते थे, निम्न समझे जाते थे, वो स्त्रियों को दिए जाते थे। बाद वहां की लीडरशिप का पूरा दायित्व पुरुषों को दिया जाता था। तो वहां भी उस संघर्ष में भी, आंदोलन में भी लोग किस प्रकार से जानबूझ करके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये बात उभर के सामने आई और स्त्रियों को दोयम दर्जे की भूमिका में रखा जाता है, यह बात भी उभर के सामने आई। और इससे निपटने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसका सामना करने के लिए पूरी अमेरिका में, पूरे अमेरिकन राज्यों में छोटे छोटे स्त्री संगठन उभर के सामने आए और उनका उद्देश्य एक ही था। उन विभिन्न संगठनों का लक्ष्य यही था कि स्त्री के दमन के लिए, स्त्री के शोषण के लिए जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, संस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, पहनावे हैं, संगठन हैं इत्यादि, उन सब को लेकर जन जागरण किया जाए, लोगों में चेतना फैलाई जाए, लोगों को जागृत किया जाए कि किस प्रकार से समाज में स्त्री का शोषण किया जाता है, स्त्री को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, उस प्रकार से उसको वो महत्व नहीं दिया जाता जो कि पुरुष को दिया जाता है। तो ये जो जनजागरण का कार्य बड़े स्तर पर इस संगठन के बाद अमेरिकन समाज में उभर के सामने आया, उसने भी स्त्रियों की जो स्थितियां थी, अपने देश में नहीं, भारत में नहीं, अमेरिकन समाज में, उसको बदलने में अहम भूमिका निभाई। और इसी तरह से हम देखते हैं कि सितंबर 1968 में एक अमेरिका में जो सुंदरी प्रतियोगिता हुई 1968 में, अमेरिकी सुंदरी प्रतियोगिता, उस सुंदरी प्रतियोगिता का जो विभिन्न संगठन उभर के सामने आए, उन्होंने विरोध किया, उसको रोकने के लिए अपना संघर्ष किया, विरोध प्रदर्शन किए, इस प्रतियोगिता को आयोजित न किया जाए। इसी प्रकार देखते हैं कि 1960 के दशक में इंग्लैंड में मजदूर औरतें समान काम के लिए समान मजदूरी की मांग कर रही थी। इंग्लैंड की ये हालत थी 1960 में। उनकी मांग थी कि जो हम समान काम पुरुष के करते हैं, उसके लिए हमारी मजदूरी भी एक जैसी होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इंग्लैंड में हड़ताल की। ये एक बड़ा बदलाव हमें स्त्रियों के अधिकारों को लेकर के देखने में आ रहा था। और इसके पीछे जो साक्ष्य मिलते हैं वो ये हैं कि इस हड़ताल के पीछे वामपंथी स्त्रीवादी जो लीडरशिप थी उसका हाथ था। और 1970 में रस्किन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में स्त्री स्वतंत्रता से संबंधित एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई 1970 में, जिसमें 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 500 लोगों ने भाग लिया। इसमें 4 मांगे सामने आई, 4 मांगे रखी गई। पहली मांग थी समान वेतन, दूसरी मांग थी समान शिक्षा, तीसरी मांग थी समान रोजगार के अवसर और 24 घंटे की बालवाड़ी। मतलब जो मजदूर स्त्रियां हैं, उन मजदूर स्त्रियों के बच्चों को पढ़ने के लिए, नर्सरी देखभाल करने के लिए 24 घंटे के लिए क्रैच की व्यवस्था होनी चाहिए। अगली मांग थी मुक्त गर्भ निरोधक सुविधाएं और मांग करने पर गर्भपात की सुविधा भी इनकी डिमांड थी। जो 1970 में रस्किन कॉलेज में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया,
तो स्त्री जीवन के मुद्दों पर, स्त्री जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर किस प्रकार से हल निकाला जाए, उसका हल निकालने के लिए ये 4-5 मुख्य मांगे सामने आई। और इन चिंतकों ने, इन विचारकों ने देखा कि स्त्री को एक दमित समूह के रूप में देखा कि इनका दमन किया गया है, इनको दबाया गया है, इनको लंबे समय से कुचल के रखा गया है, इनको एक तरह गुलाम की तरह रखा गया है। और इस दमन का मुख्य केंद्र, मुख्य कारण, मुख्य वजह इन लोगों ने माना कि स्त्री का शरीर है। इस कारण से इसका दमन किया गया है, क्योंकि स्त्री का शरीर ही उसके शोषण का, उसके दमन का कारण है और उसकी लैंगिकता है। ये इन्होंने मूल कारण माना कि स्त्री का जो शोषण किया गया है, स्त्री का जो दमन किया गया है अभी तक, उसके शरीर के कारण किया गया है, उसके लैंगिक होने के, लैंगिकता के कारण किया गया है। अगर स्त्री स्त्री न हो तो उसका इस तरह से शोषण न हो, उसको इस तरह से दबाया ना जाए, उसको इस तरह से टॉर्चर न किया जाए। तो ये जो पहली बात देखने को आया कि स्त्रियों की जो समस्याओं की उसकी जड़ को उन्होंने स्त्री के शरीर से जोड़ने का प्रयास किया, उससे जोड़ करके देखने की कोशिश की। ये हम आगे चल के देखते हैं। और आगे अफ्रीकन देशों में अश्वेत स्त्रियों ने भी अपने अलग अलग संगठन बना लिए और ये अश्वेत संगठन रंग और लिंग के आधार पर अश्वेत स्त्रियों के शोषण और दमन के सवालों को उठाते थे। इंग्लैंड में स्त्री आंदोलन वर्गों के आधार पर बटा था। मजदूर स्त्रियां नारीवादी संगठनों का हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि वहां लीडरशिप मूलतः अपर कास्ट के हाथ में थी, या जो उद्योगपति या जो संपन्न संभ्रांत घराने की स्त्रियां थी उनके हाथ में लीडरशिप थी। इस कारण से वो इसका हिस्सा नहीं बन सकी। और आगे चल के अश्वेतवादी जो नारीवादी आंदोलन थे उनमें समलिंगी नारीवादी भी बहुत सक्रिय हुए। उन्हें भी आम नारीवादी संगठनों के माध्यम से अपनी समस्याओं के साथ न्याय होने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ी। उनको लगा कि इनके साथ जुड़ करके हमारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अपने अलग अलग संगठन बना लिए। और इस दौरान एक नया नारीवाद उभर के सामने आया, जिसको लोग रेडिकल फेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, और जिसको हम आगे इसको पढ़ेंगे भी कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या है। अब हम देखते हैं कि जो पूरा पश्चिम है और पश्चिम में जो नारी अधिकारों के लिए जो संघर्ष है, या उसका जो कालक्रम का जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन के संदर्भ में हम पूरे स्त्री विमर्श को या स्त्री आंदोलन को रख के देखें तो इसमें सब स्त्रियों को एक जगह, एक समूह में रख के नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत कुछ स्त्रियां छूट रही हैं। जैसे श्वेत स्त्रियों के साथ अश्वेत स्त्रियों के जीवन की समस्याएं भिन्न हैं, तो उनके लिए अलग संगठन बने। गरीब, अश्वेत और विकलांग स्त्रियों की समस्याएं इन आंदोलनों या इन संघर्षों में उभर के सामने नहीं आ रही थी, प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी। इसलिए पश्चिम में मध्यवर्गीय श्वेत स्त्री पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था से लाभान्वित हो रही थी, लाभ उठा रही थी। जो ये आंदोलन कर रही थी, या ये जिस प्रकार का डिस्कोर्स चल रहा था, या जिस प्रकार के अधिकार मिल रहे थे, उससे लाभ पश्चिम की पूंजीवादी मध्यवर्गीय स्त्री को ज्यादा हो रहा था। ये हमको समझना होगा, ध्यान रखना होगा। वहीं पर जो आदिवासी थी या श्वेत स्त्री थी या तीसरी दुनिया की स्त्रियां जो थी, उनको इन संगठनों से, इन आंदोलनों से, इन वैचारिक बहसों से कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा परिवर्तन होते हुए
नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये स्त्रियां इस व्यवस्था से शोषित थीं, विस्थापित थीं और आपस में एकदम बटी हुई थी। इनका कोई संगठन नहीं था। ये सब इस प्रकार से जटिल मुद्दा है कि इस स्त्रीवादी जो आंदोलन है पश्चिम का, चाहे वो भारत का भी बाद में समझेंगे, पश्चिम का जो स्त्रीवादी आंदोलन है या स्त्री विमर्श है, वो मूलतः उन लोगों के हाथ में नेतृत्व था जो एक प्रकार से उच्च वर्ग की स्त्रियां थी या मध्यम वर्ग की स्त्रियां थी, जो पूंजीपति वर्ग से आती थी, जो संभ्रांत वर्ग से आती थी। उनके जीवन की, जैसे मताधिकार की समस्या, संपत्ति की समस्या, राजनीति में भाग लेने की समस्या, या बराबरी का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार, या गर्भपात का अधिकार, या शरीर की स्वायत्तता का अधिकार, कि मेरा शरीर है, मैं चाहूं जैसे उसका उपयोग करूं या दुरुपयोग करूं, ये अधिकार मुझे होना चाहिए। मेरी कोख है, मैं अपनी कोख में बच्चे को जन्म दूं या उसको एबॉर्ट करा दूं, ये मेरा अधिकार होना चाहिए। ये सवाल मूलतः उच्च और मध्य वर्ग की स्त्रियों के थे। उनमें आदिवासियों की, अश्वेतों की, दलितों की, पिछड़े स्त्रियों की भूमिका या उनका जो संघर्ष या उनके जीवन की समस्याएं इसमें ज्यादातर शामिल नहीं थी। इस संदर्भ में भी रख के हमको इससे समझने की कोशिश